हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के चैप्टर्स में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की आने के बाद ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर्स आए थे, फिर यहाँ पे अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, जैसे फार्मर्स हो गया, पीसेंट्स हो गया, ट्राइबल पीपल्स हो गए, आर्ट्स और क्राफ्टमैन हो गए, और जो वहाँ राजा महाराजा थे, सबकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए उन चीजों के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देख लिया था। और अब जो है इस चैप्टर में हमको देखना है कि कैसे जब लोग ब्रिटिशर्स से परेशान होने लग गए तब उन्होंने कैसे जो है धीरे धीरे करके लड़ाई चालू की, और कैसे जो है ये लड़ाई किस हद तक गई, और इस लड़ाई का क्या नतीजा हुआ। इस जो रिवॉल्ट है, मतलब जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है, उस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ उसके बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमको देखना है। इन द लास्ट चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन कम्युनिटी। तो हमने जो इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या बदलाव आए, चेंजेस आए, क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हमने देखा था। तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हैंड कर्विंग, आर्ट एक्सेट्रा वेयर बैडली इफेक्टेड। तो जो एग्रीकल्चर मतलब जो खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं, जिससे खेती किसानी होती है, फॉरेस्ट के लोग हैं हमारे कंट्री में, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी काफी प्रभाव पड़ा, और जो हाथ से चीजें बनाने वाले लोग हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, उनके जीवन में भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा। वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से उनकी दशा हो गई। ड्यू टू विच बिटवीन द ईयर 1765 टू 1856 डिफरेंट एजिटेशन टुक प्लेस। और इसी कारण है ना, जो लोगों की जीवन शैली में बदलाव आए उसके कारण 1865 से लेके 56 तक अलग अलग जगहों में छोटे छोटे आंदोलन, डिफरेंट डिफरेंट जो आंदोलन है वो हुए। ठीक है, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन या फिर किसी के जीवन में अशांति आ जाना। तो यहाँ पे ये टर्म्स का मतलब हो रहा है आंदोलन होना। द स्ट्रगल ऑफ सन्यासी, बाबरी, पोलगार, संथेल, मोपला वेयर मेन। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए मेन यहाँ पे स्ट्रगल था, इनकी लड़ाई थी। दीज एजिटेशंस वेर अनऑर्गेनाइज्ड एंड वाज इन लिमिटेड एरिया। तो ये जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे ये अनऑर्गेनाइज था, मतलब कहीं पे भी हो रहा है, कहीं का छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, कोई एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं हो रहा है, कोई इसका एक लीडर नहीं था, और ये छोटे छोटे जगह पे हो रहा था, सारी पूरी कंट्री में हमारे नहीं हो रहा था। Therefore, the strong British army suppressed them very easily। और इसलिए जो ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उस समय, जो ताकतवर ब्रिटिशर्स थे, वो ये जो एजिटेशन है, ये जो आंदोलन है, उसको उन्होंने रोक लिया। ठीक है, सप्रेस करना मतलब होता है किसी को बलपूर्वक रोक लेना। तो इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 people involved in this were those peasants, craftsmen, landlords and those older kings and नवाब who were dissatisfied with English rule and policy। तो ये जो स्ट्रगल है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग शामिल थे? जो भी पीसेंट्स हो गए, खेती किसानी करने वाले लोग हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, और जो लैंडलॉर्ड हो गए, और जो पुराने जो किंग्स थे और नवाब्स थे, जो ब्रिटिश रूल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, वो लोग इसमें शामिल थे। ड्यू टू डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स द ओल्ड रूलर्स एंड पब्लिक्स वेयर ट्रबल बिफोर स्ट्रगल ऑफ 1857। और जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, सब्सिडरी अलायंस हो गया, और बहुत सारे एक्ट हो गए इसी तरीके से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे जो एक्ट्स वो लेके आ रहे थे, उसके कारण जो है हमारे जो कंट्री के जो नवाब्स हो गए और जो कॉमन पीपल हो गए, वो जो है बहुत ही डिससेटिस्फाई थे, वो एकदम मुश्किल में आ गए थे, ट्रबल में आ गए थे 1857 के आते आते। दो ब्रिटिशर्स साइंड a subsidiary treaty with Indian rulers, people used to follow it according to their own wishes। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी तो साइन की थी। सब्सिडरी ट्रीटी के बारे में हमने पहले देखा था, क्या होता है सब्सिडरी ट्रीटी, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स, कोई भी नवाब या कोई भी रूलर है ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता है, और उसको कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है अपने विशेष के हिसाब से काम तो कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर लिया था, लेकिन अपने हिसाब से काम कर रहे थे। और द पॉलिसी ऑफ अलायंस, ठीक है, जो भी सब्सिडरी अलायंस वाली जो पॉलिसी, उसी को बोले जो डलहौसी ने क्रिएट की थी, एस्टैब्लिश की थी, उससे तो बहुत ज्यादा मतलब असंतोष, अशांति थी लोगों के मन में कि भाई ये कोई तरीका नहीं होता कि मतलब
आप अगर कोई, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि डलहौजी ने ये सब बनाया था सब्सिडी, उसमें क्या था, अगर कोई राजा उसका कोई बेटा नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो वो वहां पे राजा नहीं बन पाएगा। और फिर जो भी है, हमेशा जब भी ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ेगी तो वो सेना दे देंगे, और बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। तो यहाँ पे झांसी हो गया, पुणे हो गया, अवध हो गया, ये मेन स्टेट्स थे जहाँ पे ये जो आंदोलन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। तो डिफरेंट कॉज ऑफ एजिटेशन, ये जो अशांति, ये जो आंदोलन है उसका रीजंस क्या था। तो पहला तो ये था कि जो अडॉप्टेड सन ऑफ डेड रूलर ऑफ झांसी वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर ऑफ झांसी बाय डलहौजी एंड झांसी वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1853। तो जो अडॉप्टेड सन था झांसी, झांसी की अगर आपने पिक्चर मूवी वगैरह देखी होगी तो उसमें आपने भी देखा होगा कि झांसी की जो राजा है वो मर जाता है जल्दी, कम उम्र में, और उसका जो अडॉप्टेड सन है, जो उन्होंने अडॉप्ट करते हैं सन, मतलब जिसको उन्होंने गोद लिया रहता है, उसको ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट नहीं करते कि वो उनका सक्सेसर बनेगा, मतलब वो आगे राजा बनेगा। और झांसी जो है उसको ब्रिटिशर्स 1853 में अपने अधीन कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। पेशवा बाजीराव डाइड इन 1851। आफ्टर दैट हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब पेशवा was not given pension by the Britishers। और वैसे ही पेशवा बाजीराव की जब 1851 में डेथ हो गई तो उनका जो अडॉप्टेड सन था जिसको उन्होंने गोद लिया था, नाना साहब पेशवा, उनको ब्रिटिशर्स ने पेंशन देने से मना कर दिया। अवध was captured on the charge of bad administration by नवाब वाजिद अली शाह। और जो अवध था जिसके राजा थे, नवाब थे वाजिद अली शाह, उसको भी ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिया। क्या, किन चार्जेस पे, कि वहां पे जो नवाब वाजिद अली शाह है वो वहां पे ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, राज्य जो है वो नहीं चला पा रहे हैं। न्यू टैक्सेशन पॉलिसी टुक अवे द पावर्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड जमींदार। तो जैसे कि हमने टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में देखा था, तो वहां पे हमने देखा था कि वहां पे जो टैक्सेस जो पहले लैंडलॉर्ड और जमींदार लिया करते थे उसको अब बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया। उसके जगह पे या तो डायरेक्ट टैक्सेशन हो रहा था, डायरेक्ट प्रीसेंस के साथ वो टैक्स ले रहे थे, और भी बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाए, जिसके कारण जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है सारे लोग क्या है, नाखुश थे। तो रूलर, सोल्जर्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, क्राफ्टमैन एक्सेट्रा, ऑल द पीपल वेर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इतने जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सारे जो लोग हैं उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रभाव आया ब्रिटिशर्स के आने के बाद में। दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड वाज ग्रोइंग इन देम। तो वो लोग क्या है, बहुत ही असंतुष्ट थे, और वो बहुत ही मतलब एक घृणा की भावना आ गई थी ब्रिटिशर्स के लिए उनके मन में। तो अब देखना है वो कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन की कंडीशन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, तो यहाँ पे हमको और थोड़ा सा डिटेल में देखना है। इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडीड अबाउट डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स व्हिच caused heavy dreadful conditions to farmers and peasants who were already in worst condition। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे जो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो है, टैक्स कलेक्ट करने की जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे, उससे जो कंडीशंस है फार्मर्स और पीसेंट्स की बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। ड्रेडफुल कंडीशन मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जाना, जिनकी कंडीशंस जो है पहले से खराब ही थी फार्मर्स और पेशेंट की स्थिति में। फार्मर्स और पेशेंट की जो स्थिति है वो पहले से ही खराब थी, कभी सूखा हो जा रहा है, उनके लिए खुद के खाने के लिए नहीं हो पाता, लेकिन उनको क्या है, टैक्सेस कैसे भी करके जो टैक्स है वो यही करना है, और टैक्स पे करने के लिए वो खुद फिर लोन ले लेते हैं। तो इससे क्या है, उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। तो दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो टैक्स नहीं पटा पाते तो भाई ब्रिटिशर्स के अत्याचार सहने से अच्छा तो वो क्या सोचते हैं कि भाई लोन ले लेते हैं मनी लेंडर से। जो मनी लेंडर्स मतलब जो ब्याज में पैसा देते हैं। मनी लेंडर्स ऑल्सो यूज टू कलेक्ट मनी ब्रूटली। अब देखिए दोनों तरफ से पीस रहे हैं फार्मर्स और पीसेंट्स। एक तरह से ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू टैक्सेस मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर वो टैक्स नहीं पटा पाते, ये जो ब्रिटिशर्स को नहीं पटा पा रहे, तो वो क्या मनी लेंडर से ले लेते हैं, और मनी लेंडर को फिर नहीं पटा पाते तो फिर उनको बहुत ही ज्यादा अत्याचार सहना पड़ता है। तो मोस्टली फार्मर्स हैड टू सेल देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड दस दे बिकम अनएम्प्लॉयड। तो इससे क्या होता है, एट लास्ट जो है फार्मर्स को अपनी लैंड और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है, टैक्सेस जो है रेवेन्यू है उसको पे करने के लिए। और इसका नतीजा क्या होता है
कि वो आखिरकार जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब उनके पास कोई काम धंधा नहीं रह पाता। ड्यू टू ऑल दिस रीजन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एजिटेशन अरोज इन कॉमन पीपल। और ये सारे रीजंस के कारण एक मतलब बहुत ही गुस्सा था, एक अशांति की भावना थी लोगों के मन में। यू हैव ऑल्सो नोटिस दैट ड्यू टू वन साइडेड पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन दैट इज चुंगी कर लेट द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन एंड स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अमंग देम। और हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा कि वन साइडेड पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन मतलब जो भी यहाँ के क्राफ्ट्समैन और आर्टिशंस कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें क्या है, वो हेविली टैक्स मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस उनको पे करना पड़ता था। अगर कोई क्राफ्ट्समैन एक जगह पे अपना क्राफ्ट वगैरह बना रहा है और उसको अगर दूसरी जगह में बेचना है तो उसको क्या है, बहुत ज्यादा टैक्स जिसे चुंगी कर कहा जाता था, तो ये टैक्स पे करना पड़ता था। इससे क्या है, वन साइडेड टैक्सेशन पॉलिसी मतलब यहाँ के जो सामान बन रहे हैं उसमें टैक्सेस लगते थे अगर उनको बेचना है तो, और फॉरेन से जो सामान आ रहा है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। तो उस यही जो है वन साइडेड पॉलिसी है टैक्सेशन की। तो इससे भी जो है ये जो आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन है उनके बीच अंदर में जो है बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, वो एकदम संतुष्ट नहीं थे ब्रिटिश रूल के साथ। तो नेग्लिजेंस इन सर्विस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड सोल्जर्स, इसके बारे में हमको नेक्स्ट देखना है। नेग्लिजेंस मतलब नकारना, मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं देना। तो नेग्लिजेंस जो भी इंडियन पॉपुलेशन है, जो सोल्जर्स थे, मैक्सिमम जो सोल्जर्स हुआ करते थे उस समय, जो इंडियन ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उसमें इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे और उनका रेशियो होता था 5:1। जैसे कि अगर 5 इंडियन सोल्जर्स है तो उसमें एक ब्रिटिशर, मतलब इंडियन की वहां पे तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद भी जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडियन जो सोल्जर्स है उनको बिल्कुल नकार देते थे, उनको कभी भी हाई पोस्ट में आगे बढ़ने भी बिल्कुल नहीं दिया करते थे। इसलिए जो है जो इंडियन पॉपुलेशन है उनसे, जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो उनसे बहुत ही नाखुश रहते थे। तो इंडियन हैज टू फेस लॉसेस इन एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड ट्रेड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज। और ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ जो इंडियन पीपल है उनको खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, ट्रेड में सारी जगह जो है सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही मिलते थे। इंडियंस फिर केप्ट अवे फ्रॉम हाई ऑफिशियल पोस्ट एंड जॉब्स इन देयर ओन कंट्री। अभी इंडियंस जो हैं उनकी खुद की कंट्री है ये इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स आए हैं और अपना साम्राज्य उन्होंने फैला लिया है, और यहाँ पे उनकी खुद की कंट्री में कोई भी अगर जॉब है, हाई पोस्ट वाली जॉब है, उसको करने नहीं देते थे, वहां पे उनको वो ब्रिटिशर्स को बैठा देते थे। कोई भी हाई ऑफिशियल पोस्ट है वहां पे ब्रिटिशर्स होते थे। जो नीचे नीचे कैटेगरी का जो काम है वही बस इंडियंस किया करते थे। इन जुडिशियल, आर्मी, पब्लिक सर्विसेज इंडियंस वेयर इन लोअर ग्रेड। तो जो भी बड़े बड़े पोस्ट हुआ करते थे वो जैसे कि मैंने बताया ब्रिटिशर्स के पास हुआ करते थे, चाहे वो जुडिशरी हो, आर्मी हो या पब्लिक सर्विसेज हो, इंडियंस को हमेशा लोअर ग्रेड, लोअर रैंक वाले पोस्ट दिया करते थे। तो इंडियन नेटिव स्टेट्स वेयर डिस्ट्रॉयड एंड द सोल्जर्स, वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा वेयर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू डिपेंडेंट ऑन दिस स्टेट। तो जो इंडियन नेटिव स्टेट्स थे वो बिल्कुल मतलब हद तक एकदम बिखर गए, डिस्ट्रॉय हो गए। सोल्जर्स हो गया, वर्कर्स हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गया, ये सारे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब इनके पास कोई भी काम नहीं रहा। अब उसके बाद ओपोजिशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में हमको देखना है। तो ऑपोजिशन मतलब विरोध करना, और सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो हमारे समाज की जो प्रथा है, ठीक है, उसमें चेंजेस लाना। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लेके आना। डिफरेंट सोशल इवल्स इन द इंडियन सोसाइटी सच एज सती, किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड वेयर अबॉलिश बाय द कंपनी रूलर्स एंड विडो रीमैरिज लॉज वेयर पास। अब इंडियन सोसाइटी में जो ब्रिटिशर्स के आंखों में है ना, ब्रिटिशर्स के नजरिए से जो सोशल इवल्स है मतलब सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि सती सिस्टम हो गया। सती सिस्टम में क्या होता था, कोई भी अगर एक औरत है वो अगर विधवा हो जाती है, मतलब उसका पति मर जाता है, तो उसको अपनी पति के चिता के साथ ही वहां पे भस्म हो जाना है, मतलब उसको उनकी चिता के साथ ही जल जाना है। तो इसके लिए बहुत ही मतलब क्रूअल तरीके से भी किया जाता था। जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें क्या है, वो जो लेडी है, ठीक है, वो उसकी इच्छा हो या ना हो, उसको वहां उसके पति की चिता के साथ बांध दिया जाता था ताकि वो वहां से भाग ना पाए, और उसको अपने पति की चिता के साथ ही स्वाहा हो जाना पड़ता था। और गर्ल चाइल्ड, किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये तो मतलब ये जो सामाजिक बुराई है पता नहीं कब खत्म होगी कि नहीं होगी। जो छोटी बच्चियां हैं जिनको गर्भ में ही या तो मार दिया जाता था या तो पैदा हुए थे ही मार दिया जाता, तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स ने खारिज करवा दी कि ऐसा कोई काम अब नहीं करेगा। और विडो रीमैरिज, इसमें
चाइल्ड मैरिज का बारे में नहीं दिया है, चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने खत्म करवाया, मतलब बाल विवाह जो है खत्म कराया। पर्टिकुलर एज रखी है कि 18 ईयर्स के बाद ही जो है लड़का या लड़की की शादी होगी, लड़कियों की 18 ईयर्स और लड़कों की 21 ईयर्स के बाद ही, अब तो ऐसा रूल आ गया है। और विडोज और जो विधवाओं का जो है जीवन भी बहुत ही दयनीय हुआ करता था उस समय। अगर ये जो टॉपिक है इसमें पिक्चर मूवीज वगैरह भी मूवीज वगैरह भी बनी है। तो विडो की स्थिति भी बहुत खराब हुआ करती थी, उनको बिल्कुल भी मतलब एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। जैसे कि वो चप्पलें नहीं पहन सकती, उनको सफेद कपड़े ही पहनना है, उनको अपना हेड शेव्ड रखना है, मतलब उनके सिर पे बाल नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल भी साज श्रृंगार नहीं कर सकती, और भी वो किसी सामाजिक इवेंट में नहीं जा सकती, किसी की शादी में नहीं जा सकती। ऐसे रूल्स हुआ करते थे उस समय जो विधवाएं हैं उनके लिए। अभी तो काफी सारी चीजें चेंज हो गई है, तो विडोज की फिर से शादी कराने के लिए भी उन्होंने लॉ पास कर दिए। ऑल दिस वेयर एक्सेप्टेड बाई एजुकेटेड people of Indian society, but these laws were a great problem for the conservative people of the society। तो ये जो सारे रूल्स उन्होंने बनाया, ये एजुकेटेड इंडियन पीपल जो है, जो शिक्षित लोग हैं, उन्होंने तो इजिली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये जो लॉज है, ये जो रूल्स उन्होंने बनाए वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। किनके लिए? जो यहाँ के कंजर्वेटिव पीपल है, मतलब रूढ़ीवादी जो लोग हैं सोसाइटी के, मतलब जिनकी सोच जो है वो पिछड़ी है, उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। तो कंजर्वेटिव्स वेयर टेंस due to publicity of Christianity. They were against all these as a result of all this disbelief and doubt prevailing in Indians for the British। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव है वो बहुत ही मतलब टेंशन में थे। उनको ये लगता था कि जो हिंदू प्रथा है, जो हिंदू धर्म है, हमारे जो समाज में जो प्रचलन चलता आ रहा था, उसको जो ब्रिटिशर्स खत्म करके यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है उसको वो स्प्रेड करना चाहते हैं, और इससे जो हिंदू की जो धार्मिक मान्यता है उसको धक्का पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इंडियंस के मन में होती थी, जो कंजर्वेटिव इंडियंस हैं उनके में। अब आगे हमको देखना है डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। तो इंडियन सोल्जर्स के मन में क्यों डिसअपॉइंटमेंट था भाई, क्यों होगा? जैसे कि हमने पहले देखा कि कभी भी इंडियन सोल्जर्स को जो है हाई पोस्ट में बिल्कुल भी आगे उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था, ठीक है। हमेशा उनको बहुत सारी जो है जिल्लतें सहनी पड़ती थी। तो जैसे कि आगे हम देखेंगे, मैनी ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स बिलोंग टू इंडियन पीसेंट फैमिली। यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स का मतलब जो ब्रिटिश के आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो इंडियन पीसेंट फैमिली, जो इंडियन के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे बिलोंग किया करते थे। ऑनेस्टी ऑफ द सोल्जर्स ऑफ बंगाल वाज फेमस। और जो ऑनेस्टी थी, जो वफादारी थी बंगाल के सोल्जर्स की, वो फेमस थी उस समय। ब्रिटिश सोल्जर्स यूज्ड टू सी इंडियंस इन डिग्रेडेड मैनर। तो जो ब्रिटिश की आर्मी थी वहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स भी हुआ करते थे और इंडियन सोल्जर्स भी हुआ करते थे। तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे वो इंडियंस को एकदम ही बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया करते थे, ठीक है। एकदम डिग्रेडेड मैनर, मतलब एकदम ही बुरी तरीके से व्यवहार करना। इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वाज इन द रेशियो 1:5। तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश आर्मी के बीच में का रेशियो क्या था? 1:5, मतलब 5 अगर ब्रिटिश सोल्जर्स हैं तो 1 वहां पे इंडियन सोल्जर्स होगा। दे डिडंट गेट हायर पोस्ट इन द ट्रूप्स। और जो आर्मी हुआ करती थी उसमें बिल्कुल भी हायर पोस्ट में उनको प्रमोट कभी भी नहीं किया जाता था। दे यूज्ड टू गेट लेस पे एज कम्पेयर टू व्हाइट सोल्जर्स। और उनकी जो पेमेंट है वो भी कम, जो व्हाइट सोल्जर्स है, जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं उनके हिसाब से कम हुआ करती थी। इंडियन सोल्जर्स वे नॉट अलाउड टू पुट तिलक्स, कीपिंग बियर्ड, वियरिंग पगड़ीज और फॉलो अदर रिलीजियस कस्टम्स। और अगर कोई भी इंडियन सोल्जर्स है जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में मतलब उन्होंने दाखिला ले लिया, उसके बाद उनको अपने जो रिलीजियस कस्टम्स ट्रेडिशंस है उसको फॉलो नहीं किया जाने दिया जाता था। जैसे कि तिलक जो है पहले के लोग एकदम कंपलसरी अपने माथे पे लगाया ही करते थे, और तिलक लगाने के काफी सारे फायदे होते हैं। तिलक का जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं उनका एक साइकोलॉजिकल एक रीजन होता है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, बोलते हैं माथे के बीच में। तो इसलिए जो तिलक लगाना जो है हमारी जो हिंदू प्रथा है उसमें बहुत ही मान्य है। तो इंडियन सोल्जर्स को जो तिलक लगाते थे उसके लिए मना कर दिया जाता था। इंडियंस जो है दाढ़ी रखते हैं, ठीक है। पहले के समय में आपने देखा होगा जो दाढ़ी रखने की प्रथा है जो थी वो भी उनको भी मना कर देते थे। पगड़ी भी पहना करते थे, उनके लिए भी मनाही हो जाती थी। मतलब जो भी उनका रिलीजियस कस्टम है वो उनको बिल्कुल नहीं मान सकते। दे वे सेंट टू ओवरसीज फॉर फाइटिंग बैटल्स। और उनको लड़ाई लड़ने के लिए बाहर के देशों में
मतलब समुद्र पार करके बाहर के देशों में ले जाया जाता था। और उस समय ये मान्यता चलती थी कि समुद्र पार करके कहीं जाना जो है उनके धर्म के खिलाफ है। इंडियन सोल्जर्स वे डिसअपॉइंटेड ड्यू टू ऑल दिस रीजंस, और ये सारे जो रीजंस है उसके कारण जो इंडियन सोल्जर्स है उनके मन में असंतोष की भावना थी। इन 1857 sorry 1856 एनफील्ड राइफल्स एंड न्यू कार्टिजेज वेयर इंट्रोड्यूस, और 1856 में एनफील्ड राइफल्स आए और न्यू कार्टिजेस आए। देखिए राइफल्स मतलब जो बंदूक है, बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी बंदूक होती है, और उसमें कार्टिज डाले जाते हैं जिसमें बारूद होता है, तो वो लेके आए ब्रिटिशर्स टू ओपन दिस कार्टेज। तो और ये जो कार्टेज है उसको ओपन करने के लिए उनको अपने दांत से काटना पड़ता था, और ये माना गया था कि उस समय जो है ये जो कार्टेज है उसको काऊ और पिग का जो फैट है उससे वहां पे ग्रीस किया गया था। तो ये क्या है, हिंदू धर्म के खिलाफ था, और ये एकदम ह्यूमिलेटिंग था अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये जो सारे रीजंस है उसके कारण जो इंडियन सोल्जर्स है वो बहुत ही असंतोष थे, उनके मन में बिल्कुल भी मतलब ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं रहा। अब उसके बाद हमको देखना है एग्रीवेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन है लोगों के मन में उसका नतीजा क्या हुआ, ठीक है, एग्रीवेशन मतलब नतीजा क्या हुआ। तो इन It was 29th March 1857 on the day Barakpur, a place near Kolkata, was a military base where routine military parade was going। तो यहाँ पे 29 मार्च 1857 की बात है जब बारकपुर करके एक जगह है जो कोलकाता के पास में, वहाँ पे मिलिट्री बेस था, वहाँ पे एक रूटीन परेड चल रही थी। और यहाँ पे मंगल पांडे मूवी बनी थी, मंगल पांडे में आमिर खान जिसमें हीरो थे। तो मौका मिले तो मूवी भी देखेंगे तो फिर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। मूवीज में भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई जाती हैं। तो मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर्स था जिसने रिफ्यूज कर दिया कि वो गन को यूज नहीं करेगा, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर दिया। एन इंग्लिश ऑफिसर हुनसुन ऑर्डर हिम टू यूज दीज गन्स एंड कार्टेज। और एक इंग्लिश ऑफिसर हुनसुन उनको ऑर्डर करता है कि भाई ये गन और कार्टेज तुम यूज करो, लेकिन वो क्या करता है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि वो नहीं करेगा, और उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है हुनसुन। तो उसके बाद गुस्से में मंगल पांडे क्या करता है, वो जो इंग्लिश ऑफिसर होता है हुनसुन और उसके साथ जितने भी लोग इंग्लिश ऑफिसर जो है उनके साथ खड़े हुए रहते हैं उन सबको वो क्या कर देता है, गोली मार देता है। शॉट डाउन मतलब गोली मार देना। दिस एजिटेशन spread like a forest fire in military cantonment of the country। spread as a forest fire मतलब जंगल में आग एकदम फैल के जाती है ना, वैसे ही ये जो असंतोष की भावना है, ये जो गुस्सा है, ये पूरा एकदम जंगल में आग की तरह सारी जो मिलिट्री कैंटोनमेंट है, ठीक है, मिलिट्री का जो बेस है, ठीक है, कैंटोनमेंट मतलब जो सैन्य की जो छावनी है वहां पे फैल गया। एज अ रिजल्ट ऑन 10 मई 1857 मेरठ कैंटोनमेंट वाज फायर्ड बाय एजिटेशन ऑफ इंडियन ट्रूप्स। और इसका नतीजा क्या हुआ है, 10 मई 1857 में मेरठ में जो मिलिट्री की जो छावनी थी वहां पे आग लगा दी इंडियन सोल्जर्स ने। He released his friends who were in prison and departed for Delhi। और मंगल पांडे ने उनके जितने भी दोस्त थे जो जेल में बंद थे उनको छुड़ाया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। A large amount of people joined this agitator on the routine। Soldiers of the Delhi cantonment also joined these soldiers। मुगल किंग बहादुर शाह जफर was requested to take charge as a leader of this protest। और बहुत सारे लोग जो है ये जो आंदोलन है उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। सोल्जर्स जो थे दिल्ली कंटोनमेंट के वो भी यहाँ पे ज्वाइन किया उन्होंने। और जो मुगल किंग है बहादुर शाह जफर, ठीक, बहादुर शाह जफर जो लास्ट रूलर थे, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लीडर की तरह आए। तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें देख ली। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर जो है हम अभी एंड करेंगे। आगे का जो वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको जितना भी मैंने समझाया है, सिखाया है, बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आप मेरे वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगा है। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।